हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति से शोध प्रबंध लेखन के आवश्यक बिंदु के बारे में जो है चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को शोध प्रबंध लेखन के फॉर्मेट या तरीके के बारे में बताया था कि किस तरीके से या किस फॉर्मेट में जो है थीसिस राइटिंग की जाती है या शोध प्रबंध लेखन कार्य किया जाता है। तो उसी कड़ी में ये हमारा आज का टॉपिक है कि शोध प्रबंध लेखन के आवश्यक बिंदु ऐसे कौन कौन से हैं जिनको हम शोध प्रबंध लेखन के दौरान ध्यान में रख सकते हैं या थीसिस राइटिंग करते समय उनको ध्यान में रख सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि हमारा थीसिस जो होता है वो गलत हो जाएगा या शोध प्रबंध जो है गलत हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो है आपको थीसिस राइटिंग करनी है। उन्हीं के ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें ताकि इस टॉपिक से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी को बताया जाए वो आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में पहले से ही लिख रखा है। यहाँ पर देखते हैं, शोध प्रबंध का लेखन कार्य सृजनात्मक रूप से होना चाहिए जिसमें विचारों को सरल रूप से प्रकट करना। इसलिए शोध प्रबंध लेखन के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो शोध प्रबंध लेखन का कार्य क्या होता है? एक तरह का सृजनात्मक होता है। आप क्या करते हैं? नए तथ्यों की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसमें जो कार्य पूरी तरह से होता है, लिखने वाला जो कार्य वो सृजनात्मक रूप से होता है या होना चाहिए, जिसमें हम विचारों को सरल रूप से जो है प्रकट करने का प्रयास करते हैं। यानी आसान भाषा में जो भी हमारे विचार है उस तथ्य से जुड़े, उस समस्या से जुड़े, उनको क्या करते हैं, इसमें प्रकट करने या बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए शोध प्रबंध लेखन के दौरान हमें कई सारी ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो हमारा शोध प्रबंध लेखन जो है या थीसिस राइटिंग है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि शोध प्रबंध लेखन के जो आवश्यक बिंदु हैं आखिर क्यों उनको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि शोध प्रबंध लेखन कार्य जो है सृजनात्मक होता है, जिसमें हम अपने विचारों को सरल रूप में जो है प्रकट करते हैं या आसान भाषा में उसे बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसको मैं एक से दो बार रिकॉल कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको सब कुछ जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका कि शोध प्रबंध लेखन में शुरू से अंत तक सभी क्रियाओं की प्रवाहमय प्रस्तुति होनी चाहिए ताकि उनमें क्रमबद्धता बनी रहे। तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि जब हम शोध प्रबंध लेखन का कार्य करते हैं तो उसमें जो सभी क्रियाएं होती हैं, लेखन क्रियाएं होती हैं और भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रवाहमय प्रस्तुति की तरह होनी चाहिए। अगर प्रवाहमय का मतलब कंटिन्यूअस अगर वो नहीं रहेगा, अगर मैंने मान लीजिए 2 दिन अपने रिसर्च के बारे में लिखा, मैंने थीसिस राइटिंग कर रहे हैं समझ लीजिए, या आप ही थीसिस राइटिंग कर रहे हैं, 2 दिन आपने को लिखा, फिर उसके बाद आप 1 महीने बाद उसको लिखते हैं, तो उस प्रकार से जो है आप पिछले यानी कि पहले आपने क्या लिखा था उसके बीच में और 1 महीने बाद जब आप लिखेंगे तो तालमेल शायद आप बैठा नहीं सकते हैं। तो वो क्रमबद्ध तरीका नहीं होगा जिससे आपका जो उतना इफेक्टिव थीसिस नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर यह बताया जाता है कि अगर आप शोध प्रबंध लेखन अगर कर रहे हैं या थीसिस राइटिंग कर रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक कि आपका थीसिस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यूअस लिखिए। यानी कि आज हमने 2-4 घंटे लिखा, फिर कल भी लिखें, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। उसको 2-4 घंटे करके कंटिन्यूअस जो है उसको खत्म करना चाहिए ताकि उसमें क्या रहे, प्रवाहमय प्रस्तुति बनी रहे और उसमें क्रमबद्धता जो है बनी रहे। यानी कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे उसको लिखते रहते हैं तो उसमें जो क्या होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी क्रमबद्धता जो है बनी रहती है। कहीं भी तथ्य इधर से होने के इधर उधर होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इस बातों का आप जरूर ध्यान रखें कि अगर थीसिस आप राइट कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअस लिखें जब तक कि वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट हमारा होगा इसमें, भाषा तथा प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। भाषा का मतलब यह है कि आप उस भाषा का इस्तेमाल करें जो आसानी से सबको समझ में आ जाए, और वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि आप जो कुछ भी अपने थीसिस में लिखते हैं वो एक वैज्ञानिक शब्द हो या इफेक्टिव हो, जिससे लगे कि आपका जो थीसिस है वो साइंटिफिक है। ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार पे पूरी तरह से आपको थीसिस को लिखना चाहिए और भाषा का खासकर ध्यान रखें ताकि वो आसान है। आपने कई और ऐसे भाषा का जो है इंक्लूड कर दिया या कुछ ऐसे शब्दों को लिख दिया जो किसी के समझ में नहीं आ रहा, तो उस समय भी जो है आपकी जो है
थीसिस की प्रासंगिकता कम हो सकती है, या जब किसी को समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे उसकी प्रासंगिकता ज़्यादा होगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, भाषा और वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण देने का प्रयास करें अपने थीसिस राइटिंग में। अगला जो हमारा पॉइंट इसमें है, शोध प्रबंध सदैव अन्य पुरुष या शोधकर्ता में लिखा जाता है और तथा आभार प्रदर्शन को प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। आभार प्रदर्शन का मतलब जिसमें हम जो भी हमारे टीचर्स होते हैं और अन्य साथी होते हैं जो हमारे शोध कार्य में सहयोग करते हैं, उसमें हम उनका आभार जो है व्यक्त करते हैं कि उनकी मदद मिली जिसकी वजह से हमने अपने रिसर्च को कंप्लीट किया। तो आभार प्रदर्शन में जो है आपको प्रथम पुरुष में जो है आभार प्रदर्शन को लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि इन बातों का ध्यान, अगर आपने आभार जो है बहुत आगे लिख दिया, इनको सब स्टार्टिंग में लिखा जाता है। आभार व्यक्त करना मुख्य जो पृष्ठ होता है, उसके साथ साथ और भी जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था शोध प्रबंध लेखन के फॉर्मेट में कि पहले आपको भूमिका यानी इंट्रोडक्शन देना होता है अपने रिसर्च का, फिर मुख्य पृष्ठ में क्या करना होता है आप सभी को, शोध प्रबंध का मुख्य पृष्ठ जो है संपूर्ण स्वरूप की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है, यानी आपका रिसर्च कैसा है, क्या क्या आपने उसमें इंक्लूड किया है, सब कुछ जो है उसके स्वरूप को क्या करता है आपका मुख्य पृष्ठ जो होता है वो प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने शोध प्रबंध लेखन कार्य में, तो वो है आपका कि शोध प्रबंध के मुख्य अंग में किसी विद्वान के नाम या पूर्व श्री श्रीमती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि आभार व्यक्त वाले में अगर जब आप किसी का आभार व्यक्त करते हैं या अपने टीचर का करते हैं या अपने डिपार्टमेंट के जितने भी शिक्षक हैं उनका करते हैं, तो उनके आगे जो है श्री श्रीमती का जो है प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए अगर आप शोध प्रबंध लेखन का कार्य करते हैं, क्योंकि आप एक थीसिस राइट करते हैं, वहाँ पे कोई आप जो है श्री और श्रीमती जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने थीसिस राइटिंग में। तो इन बातों का भी आप ध्यान जरूर रखें। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होगा वो है शोध प्रबंध को साधारणतः जो है भूतकाल में लिखना चाहिए और शोध प्रबंध लेखन के समय जो है टंकण में लेखन तकनीक प्रयोग समुचित तरीके से करना चाहिए। जो शोध प्रबंध लेखन होता है उसको साधारणतः भूतकाल में लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा बेस्ट जो भी अगर वर्तमान में हम किसी समस्याओं को फाइंड आउट करते हैं तो पहले जो है हम भूतकाल में देखते हैं कि वो समस्या किस प्रकार से रही है। तो यहाँ पर वही बातें की जा रही है कि पहले जो है शोध प्रबंध आपको भूतकाल में लिखना चाहिए। उसके साथ ही साथ शोध प्रबंध लेखन के समय जो है टंकण में लेखन तकनीक का प्रयोग समुचित तरीके से करना चाहिए। पहले टंकण पे बहुत सारी टाइपिंग होती थी, अब तो डिजिटली हो गया, तो कंप्यूटर से ही जो है आप अपने थीसिस को या तो खुद टाइप करते हैं या तो आप दूसरों से टाइप करवाते हैं। तो उस समय एक बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप थोड़ा सा थीसिस को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें, यानी कि उसमें जो भी बुलेटिन बोर्ड और भी जो एलिमेंट्स होते हैं टाइपिंग के दौरान आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका थीसिस राइटिंग जो है और भी बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया कि जो भी तकनीक इस्तेमाल हो सकती है उन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए आपको अपने थीसिस राइटिंग में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको थीसिस राइटिंग के दौरान ध्यान में रखने योग्य हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। मैंने प्रयास किया कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं। किसी कारणवश अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई इसमें ऐसी लाइन हो जो आपको गड़बड़ लग रही है, गलत लग रही है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट गलत है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि आपको अपने जवाब से संतुष्ट करूं। मुझे नहीं भी आएगा तो मैं प्रयास करूंगा कहीं ऐसे सोर्सेज से उस ऑथेंटिक जो है आंसर को मैं फाइंड आउट करके आप सभी को बताऊं। तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ किसी टॉपिक पे या कोई अन्य ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और कमेंट बॉक्स में जो है अपने फीडबैक को देने का जरूर प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, कितना काम करना है, इससे हमें पता चलता है कि वीडियो अगर थोड़ा मोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है तो आगे हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए, यानी कि प्रेरणा का काम करता है आपका लाइक। और वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं फिलहाल इस समय सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको लाभ अगर मिल रहा है इससे तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिले।
इसके साथ साथ एक और मैसेज आप सभी को देना चाहूँगा कि अब कल से या नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूंगा, अब उसमें मैं नए यूनिट के जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है उनको इंक्लूड करूंगा। जैसे संचार हमारे यहाँ संप्रेषण वाला जो यूनिट है, उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं नए सिलेबस के आधार पे, मैं उन प्रश्नों को जो है कराना स्टार्ट करूंगा। और उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक एग्जामों में, उनको जो है व्याख्या सहित हल कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं अकेले काम करता हूं, इसलिए थोड़ी समस्या हो जाती है और बीच बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लें। इस प्रकार का बेल आइकन का बटन होता है। इससे क्या होगा कि जब कभी भी इस चैनल पे किसी भी एग्जाम रिलेटेड या न्यूज रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप कभी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।